इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कर यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित होता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो है 1112वां सेशन है और हमारे बीच जो उपस्थित गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर विकास कुमार, जो एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि ऑप्थोमोलॉजी आई की स्पेशलिटी रखते हैं। डॉक्टर विकास बीएचएमएस हैं बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से। ऑप्टोमेट्री में स्नातकोत्तर यानी कि एम ऑप्टोमेट्री किया है इन्होंने हिमालयन विश्वविद्यालय से। फिर उसमें बी मतलब बैचलर्स भी किया है और मास्टर्स भी किया है, डिप्लोमा भी प्राप्त है। और विश्वविद्यालय के अंतर्गत उत्तर भारत के प्रतिष्ठित संस्थान FCLI से फेलोशिप भी की है उन्होंने। महावीर आरोग्य संस्थान में ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हुए उन्होंने नेत्र रोग उपचार और रोगी देखभाल में बहुत व्यापक नैदानिक अनुभव प्राप्त किया है। कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में भी वो कार्यरत रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने आई और होम्योपैथी मेडिसिन को इंटीग्रेट करके यूज किया है। तो इनकी स्पेशलिटी है कि आई डिजीजेस में जैसे कि मायोपिया, हाइपरमोपिया, कैरिटाइटिस और शुष्क नेत्र सिंड्रोम और एक्सेट्रा कैटरैक्ट, उसमें भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी जो स्पेशलिटी है वो आई है, लेकिन आज जो उनका टॉपिक है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में होम्योपैथी की क्या भूमिका रहती है उसके ऊपर अपना सेशन देंगे। तो डॉक्टर विकास कुमार का बहुत बहुत स्वागत है और आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। धन्यवाद डॉक्टर नेहा। आई एम ऑडिबल। यस धन्यवाद यस। डॉक्टर नेहा, आई एम ऑडिबल। मुझे सर सुन थोड़ी पा रहे लो हैं? आ रही है वॉइस, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लीजिए अगर कुछ हो सकता है, थोड़ा लो आ रहा है वॉइस। जस्ट पंकज। हाँ जी अब ठीक है। हाँ जी सर, आपकी आवाज़ तो आ रही है ठीक, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद डॉक्टर नेहा फॉर अ ब्रीफ दिस। हेलो। धन्यवाद डॉक्टर नेहा। हाँ आप जी मुझे सुन सर, पा रही हैं? बिल्कुल आगे कंटिन्यू करिए। हाँ जी। हाँ जी। धन्यवाद डॉक्टर नेहा। और आप सभी का, जो लोग इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूजुअल मेरी प्रैक्टिस जो है वो होम्योपैथी में, आई में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है ना, वो हमने कुछ अलग तरीके का लिया है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ की कोई जल्दी इस पे बात नहीं करना चाहता। वेबिनार में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। IFPH द्वारा आयोजित इस 1112वें अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सत्र में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुरुष स्वास्थ्य के एक अत्यंत किंतु उपेक्षित, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता। इसको कनेक्ट ही नहीं लोग होता है, छिपाते हैं कि ये इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हुआ। है। आज हम, मेरा जो टॉपिक है, इटालियन फंक्शन एंड होम्योपैथी, कनेक्ट ही नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल पर्सपेक्टिव ऑन होलिस्टिक मैनेजमेंट इंडिविजुअलाइजेशन थेरेपेटिक्स। और देखेंगे हम इस इटालियन फंक्शन के ऊपर में चर्चा करेंगे। और आज इस पे होम्योपैथी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में काम करता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं हमारे ग्लोबल मिशन एंड गोल्स की। डेली वेबिनार्स के अंदर में हमारे पास में होम्योपैथी के प्रचार और प्रसार हेतु समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोविड काल में चिकित्सा वजूद को स्थापित किया गया था। दुनिया भर में वेबिनार शिक्षा
और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसको ये किया हुआ है। और क्षेत्रीय, धार्मिक और राजनीतिक भेदों से परे ये मानवता की सेवा है। मैं डॉक्टर विकास, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज के जो वेबिनार का जो एजेंडा है, डेफिनेशन ऑन पैथोफिलॉसफी ऑफ ईडी, एटाइल डिस्फंक्शन, इसके अंदर में ग्लोबल प्रेवलेंस, क्लासिफिकेशंस, डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स और होम्योपैथी कंस्टिट्यूशनल अप्रोच, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं और समय के अंदर इसको ले रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ये डिफाइनिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या। यौन क्रिया के लिए पर्याप्त इरेक्शन यानी लिंग में तनाव प्राप्त करने या उसको बनाए रखने में लगातार होने वाली असमर्थता को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। ये इट इज इम्पोर्टेंसी और कंस्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इनएबिलिटी टू अटेन द वेनिस। ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर में ये आजीवन इरेक्शन नहीं होना, और सेकेंडरी पूर्व में समान स्थिति थी, अब बाद में ये प्रॉब्लम्स आई है। अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं, दुनिया भर में 150 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं 1995 के डेटा के अनुसार, और जो संभावित 320 मिलियन लोग 2025-2026 के हिसाब से अनुमानित संख्या है कि ये इतने लोग इससे पीड़ित होंगे। 52% 40 से 70 वर्ष की आयु में ये 52% मेल को ये प्रभावित करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 30 से 40 वर्ष के उम्र में करीब करीब 10% लोगों को, 40 से 50%, 50 की उम्र में करीब करीब 20% लोगों को, और 50 से 60 की उम्र में करीब करीब ये 40% लोगों में ये समस्या पाई जाती है। उस तरीके से उम्र बढ़ने के बाद 60-70 के आसपास में ये करीब करीब 52% लोगों में ये समस्या पाई जाती है। और 75%, 75 प्लस के बाद में तो वैसे भी ये ज्यादा हो जाता है, तकरीबन तकरीबन 77%। ये जर्नल ऑफ यूरोलॉजी का ही डाटा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ स्लाइड के ऊपर में, मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, ठीक है। तो डिफरेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, वाल डिफरेंस, पब्लिक बोन, पेनिस, यूरेथ्रा, स्क्रोटम। तो यहाँ पे जो रोल प्ले करता है दैट वाज टेस्टिस। ये टेस्टोस्टेरोन का एक मुख्य स्रोत है, टेस्टोस्टेरोन का एक मुख्य स्रोत है, लिंग इरेक्शन के लिए जिम्मेदार अंग, और यही रोल प्ले करता है। इसके अलावा इज्यूटरी डक्ट हो गया, रेक्टम, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की वजह से बहुत सारा ये प्रॉब्लम। इसके अंदर में सिराएं और धमनियां जो कि रक्त प्रवाह का प्रबंधन करती है, कितना ब्लड सप्लाई होता है, कितना ब्लड फ्लो हो रखा है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो इसका तंत्रिका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो उत्तेजना के संदेशों का संचरण कर रही थी। ये आप देख रहे हैं इंटरनल पेनिस का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं द वास्कुलर चैम्बर,
इट्स कॉर्पोरा कार्वेनस। ये दो सिलेंडर जो कि रक्त से भर जाने के बाद में इरेक्शन पैदा करता है। टू लेटर सिलेंडर दैट फिल्स विद द ब्लड टू क्रिएट रिजिडिटी, वो हार्डनेस वो क्रिएट। और दूसरी जो होती है हमारे ट्यूनिका एल्बुजिनी, ये वो झिल्ली है जो रक्त को अंदर में रोक कर तनाव बना के रखती है। इस फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है जिसका, जैसे हमारा स्टिमुलस, न्यूरल सिग्नल्स, ब्लड इनफ्लो और वेनो ऑक्लूजन। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उत्तेजना की। उत्तेजना जो कि मस्तिष्क या स्थानीय तंत्रिका से संकेत आता है। दूसरी होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो रक्त वाहिकाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव करता है। रक्त प्रवाह, धमनियां फैलती हैं और रक्त भर जाता है। तनाव, शिराएं दब जाती हैं जिससे रक्त बाहर नहीं जा पाता। तो ये इसका यूजुअल फिजियोलॉजी है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO activate glutathione clease, increase GMP lead to smooth muscle relaxation. ED results with the mechanism in disturbed vascular and metabolic tissues. ED के कारण, द रूट कॉज ऑफ ED, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उत्तेजना में जो कमी आती है या तनाव में कमी आती है, उसके अंदर में तीन कारण मुख्यतः देखने को मिलता है, जिसमें से 90% है वास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और इंडोक्राइन। ठीक। तो यहाँ पे जो वास्कुलर रीजन है उसमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ये चीजें यहाँ पे रोल प्ले करती है। इसके अलावा नर्वस न्यूरोलॉजिकल के अंदर में आप देखेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज, न्यूरोपैथी, रीढ़ की हड्डी में चोट और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये संभावित होता है। और तीसरा होता है हार्मोन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गया, थायराइड की समस्या हो गई और प्रोलैक्टिन जिसमें ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स भी आती है। और कुछ यहाँ पे साइकोजेनिक है, जहाँ की डिप्रेशन है, फियर ऑफ फेलियर है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज। इवन आपको देखेंगे कि वो दोनों ही कंबाइंड नहीं रहते अमूमन। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, आर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्डनेस ऑफ आर्टरीज, हाइपरटेंशन, डैमेज वेसल्स, इनिंग, डायबिटीज, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीजें, थायराइड बहुत रोल प्ले करता है इसके अंदर में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो कारण होते हैं वो मानसिक, साइकोजेनिक, लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर, ये बहुत ही 52% लोगों में ये एक प्रॉब्लम्स है, जो कि 40 से लेके 70 के बीच में ये बड़ा ही कॉमन है, जो कि आपने देखा यहाँ पे वास्कुलर हार्ट डिजीजेज है, डायबिटीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक स्पाइन इंजरीज हो गया, नर्व डैमेज हो गया, ये सारा चीज है। यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन में एक चीज आती है, दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग है आपका,
ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है, वो आपके वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लो होंगे, आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आते हैं। इसके अलावा अल्कोहल एक बहुत रोल प्ले करता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके रख देता है टोटली। इवन लिवर डैमेज और सेडेंटरी लाइफ, पुअर लाइफस्टाइल। कुछ इसके साइकोलॉजिकल साइकोजेनिक रीजन भी होते हैं, जो कि यहाँ पे डिपेंड करता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। भाई, फेल होने का डर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा कुछ, ये चीज। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, तनाव है, कुछ डिप्रेस्ड है, अपने कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस में, या फिर अपने लाइफ के अंदर में व्यक्तिगत जो परेशानी होती है लोगों को, वो भी एक रोल प्ले करता है। तीसरी चीज होती है गिल्ट। किसी चीज का, ये पुराना अतीत के घटनाओं का प्रॉब्लम्स, प्लस पार्टनर के साथ तालमेल मेल में कमी, ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ कंबाइंड लिंक आप देख सकते हैं डायबिटीज के साथ में 66%, 66% पुरुष डायबिटिक, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर में चांसेस ईडी होने का बहुत ही ज्यादा 3 गुना बढ़ जाता है। हर दूसरे में से तीसरे लोग, 3 में से 2 लोग इसमें इस प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। और साथ में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की जो दवाइयाँ, हाइपरटेंशन बीपी की दवाइयाँ जो होती है हमारी, वो काफी रोल प्ले करती है यहाँ पे। क्योंकि ब्लड फ्लो को थोड़ा सा वहाँ पे सप्रेस किया जाता है। वो डेफिनेटली है कि ये प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में होने की संभावना ज्यादा होती है। अभी हमने इसके ऊपर में बताया था आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, आपस में इंटीमेसी प्रॉपर नहीं है, वो भी एक रोल प्ले करता है। अब आप तैयार हो, सामने वाला तैयार नहीं हो तो मुश्किल है कि नहीं। और डिप्रेशन, अवसाद जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ना कुछ देखो, प्रॉब्लम क्या है आज की लाइफ में, सब लोग भाग रहे हैं, कोई रुकता नहीं है, नोबडी। हर लोग भाग रहे हैं, बस ये काम वो काम ऐसा काम, कहाँ से पैसा है, कहाँ से क्या है। जिस आप देखते होंगे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम होगा। जिस समय पैसा होता है तो आपके पास समय नहीं होता, अब फिर आपकी बॉडी उतना काम नहीं कर पाती है, और अलग अलग सी प्रॉब्लम्स की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये डेवलप करता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ड्रग्स की वजह से भी, जैसे एंटी एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट्स हम लोग लेते हैं, लाइक रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस कर रहा है और ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर रहा है। एंटी डिप्रेशंस के बाद में हमारा एरोसोल पाथवेज में और लिबिडो, यानी कि इच्छा में, यौन इच्छा में कमी। एंटीसाइकोटिक ड्रग से प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, सेडेशन रहती है, और हार्मोनल डिफेक्ट, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी यहाँ पे कम है। क्लिनिकल फीचर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी सिम्टम्स में इनएक्टिव रिएक्शन, मतलब तनाव में कमी। और तनाव में कमी के साथ, तनाव अगर हो भी गया तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं कोई लोग। जब तक वो कंप्लीट हो रहा है उसके पहले कहानी खत्म, बस हो गया। जितना पेनिस को हार्ड होना है परफॉर्मेंस के टाइम में, वो हार्ड नहीं हो पाता, ये एक प्रॉब्लम। और सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज होना, यौन इच्छाओं में कमी होना, ये एक
बड़ी सी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। यही चीज जब बात की सिम्टम्स में आती है, तो जिसमें प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, इवन आप कुछ कर लो उसके बाद भी वो इजैकुलेशन भी होता है, लेकिन वो टाइट नहीं। यहाँ पर एक पेशेंट हिस्ट्री लेना है। जिसमें हिस्ट्री टेकिंग, रोगी का विस्तृत इतिहास, यौन क्रिया का स्वरूप, एकाएक बंद हुआ, कम हुआ या धीरे धीरे कम हुआ, सुबह के समय में इरेक्शन मौजूद होता है या नहीं होता है, इसके अलावा कुछ लैब परीक्षण भी यहाँ पे करवाना होता है बस। फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर में आप फिजिकल में वास्कुलर, जेनाइटल, न्यूरोलॉजिकल और सिस्टमेटिक, ये महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर में तीन तरह के टेस्ट, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक और रेनल, जिसमें किडनी और लीवर्स के फंक्शंस को टेस्ट करते हैं, जिसमें सेरम टेस्टोस्टेरोन, टोटल और फ्री, प्रोलैक्टिन और टीएसएच। और मेटाबॉलिक प्रोफाइल के अंदर में अपना फास्टिंग, ब्लड शुगर, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के साथ में। और रेनल और हेप्टिक के अंदर में हमारा सेरम, किडनी, लीवर फंक्शन टेस्ट, दैट इज LFT, ये जरूर हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। आजकल कुछ एडवांस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। क्या होता है इसमें, इस जांच के अंदर में, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, रक्त प्रवाह की स्थिति देखी जाती है, आर्टरी इनफ्लो। क्या रक्त प्रवाह, क्या रक्त पर्याप्त मात्रा में वहां भर रहा है या नहीं भर रखा, और वेनस लीकेज, क्या रक्त समय से पहले बाहर तो नहीं निकल जा रहा है। तो इसमें PSV एंड EVD और वेनस लीकेज को यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे जो कन्वेंशनल मैनेजमेंट था, फार्माकोथेरेपी, मैकेनिकल एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर में व्यक्ति की जैसे एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर में PD इनहिबिटर, जैसे सिल्डेनाफिल, टेनालाफिल वगैरह का यूज किया जाता है। मैकेनिकल में वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस यूज करे जाते हैं। और साइकोलॉजिकल CBT, सेक्स थेरेपी एंड काउंसलिंग यूजुअली यहाँ पर ये कराए। हमारी होम्योपैथी फिलोसफी जो कह रही है, जहाँ की हम लोग मेडिसिन, लार्ज ऑफ टैबलेट, सॉफ्ट टैबलेट, पिल्स, ग्रैनुल्स यूज करते हैं। होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट, नॉट जस्ट अ डिजीज। ये चीजें आप सब लोग को, जो डॉक्टर है और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अ, किस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर होम्योपैथी के लिए जो है ना, मियाज्मेटिक पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि होम्योपैथी केवल लक्षणों का इलाज नहीं करती, बल्कि रोगी के मानसिक और शारीरिक संतुलन को पुनर्स्थापित करती है। कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति की
अनूठी प्रकृति के अनुसार अवधि का चयन, म्याज, जहाँ की सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ये रोगियों की जड़ पे जाकर, यानी कि सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस को ध्यान में रख करके इसका उपचार। हेलो। हेलो। यस मैम, ऑडिबल। ओके। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मुझे जी। लगा शायद नेटवर्क चल रहा है। ओके। नहीं नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। तो हाँ जी, हाँ जी। हमारी मेडिसिन जो होती है वो कोमल और सुरक्षित है, बिना कोई दुष्प्रभाव के। मियास्म और यौन दुर्बलता, सोरा, कार्यात्मक कमजोरी, फंक्शनल डिफेक्ट, चिंता, डर के कारण भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। सेकेंड, साइकोसिस के अंदर में दमन यानी सप्रेशन, अत्यधिक काम इच्छा के बाद थकान और संचरणात्मक परिवर्तन। सिफिलिस के अंदर में अपना कार्य क्षमता का पूर्ण विनाश, अंगों का ठंडा पड़ना और शून्यता, जी, डिस्ट्रक्शन, कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा। तो ये तीन स्टेज है हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मेडिसिन जो इसमें एक मेडिसिन जो आ रही है, इसका नाम है एग्नस ट्रस्ट। आप सब लोग इस मेडिसिन से भर्ती भर्ती पड़े। द कोल्ड इम्पोर्टेंस, समय पर बुढ़ापा, जान ढीले और शक्तिहीन, रिलैक्स, विराटूस, यौन इच्छा का पूर्णतः पूर्ण भाव, इच्छा ही नहीं होती। ये अत्यधिक यौन शोषण या हस्तमैथुन की बात की स्थिति में भी इस दवा का काफी अच्छा यूज करा जाता है। और मानसिक रूप से उदास और जीवन से निराश लोगों के लिए ये काफी बेहतर मेडिसिन है। लाइकोपोडियम, इट्स अ काइंड ऑफ प्राइमरी मेडिसिन। लाइकोपोडियम, जहाँ ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल वीकनेस, ठीक है ना, इच्छा बहुत होती है लेकिन तनाव नहीं, बहुत इच्छा, अभी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे, तनाव नहीं है। वहाँ वैसे कंडीशंस में लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, बहुत अच्छा। इसके अलावा परफॉर्मेंस एंजाइटी, भाई हम करेंगे और हमसे होगा नहीं, ये सबसे बड़ा था। क्योंकि आधी प्रॉब्लम जो है ना दिमाग से निकल के यानी साहब कि हमको करना क्या है, अरे हम पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, असफलता का डर। ये जब इस तरह के केसेस जब होते हैं तो वहां पे लाइकोपोडियम टैबलेट का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा गैस्ट्रिक से इसका बहुत बड़ा एडिशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है तो उनको ये प्रॉब्लम्स चांसेस बढ़ जाता है पुरुष के अंदर में। और आत्मविश्वास में कमी, अगर इस तरह का कोई भी चीज हो तो वहां पे इसका, इस मेडिसिन का सबसे अच्छा, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा ये रोल यहाँ पे प्ले करता है। तीसरी मेडिसिन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेनियम मेटालिका। इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं, इच्छा बहुत तीव्र है लेकिन इरेक्शन बहुत कमजोर है, बहुत धीमा है, वेरी स्लो, ठीक है। सहवास के बाद अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान, ये इवन नींद में अनजाने में वीर्यपात इसमें होने का सबब है।
और पुरानी बीमारी के बाद में आई हुई कमजोरी भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। चौथी मेडिसिन जो यहाँ पे काफी अच्छा इस्तेमाल होता है, दैट इज कैलेडियम सेनेगोनी। इसका की इंडिकेशंस में आता है, इट हैज कंप्लीटेड लॉस डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग स्टूडिया। इच्छा बहुत तीव्र है लेकिन तनाव नहीं है। इच्छा प्रबल है लेकिन लिंग बिल्कुल शिथिल अवस्था में, ठंडा है। बिना तनाव के ही वीर्यपात हो जाना, ऐसे कंडीशंस में भी कैलेडियम का बहुत अच्छा रोल है। और तंबाकू, टोबैको के अत्यधिक सेवन से भी उत्पन्न नपुंसकता में कैलेडियम का अच्छा नहीं बहुत ही बढ़िया रोल है। और ये शोर के प्रति, साउंड के प्रति बहुत ही एक्सट्रीमली, जो भीड़ भाड़ साउंड से जो ये प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये बहुत संवेदनशील है ये मेडिसिन। ये मेडिसिन यहाँ पे न्यूफा ल्यूटियम और फॉस्फोरिक एसिड, इसमें टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और पावर, genitals are cold and relaxed often with a chronic diarrhea। यौन शक्ति और इच्छा का पूर्णतः गायब हो जाना, और जनन में पेनिस के अंदर में तनाव का कोई नाम निशान नहीं। और कभी कभी ये क्रोनिक डायरिया के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज करते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है फॉस्फोरिक एसिड, मानस मेंटल डिबिलिटी, मानसिक सदमे और दुख के बाद शरीर की जो स्थिति होती है उसमें जो कमजोरी है, वहां पे फॉस्फोरिक एसिड का, एसिड फॉस जिसको हम लोग यूजुअल बोलते हैं, एसिड फॉस का काफी अच्छा रोल है। इसके अलावा वीर्यपात मतलब सेवरल मिशन होता है, वीर्यपात के बाद में जो पीठ में दर्द, कमर में दर्द, उसमें भी या भारीपन में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। स्टेफिस ग्रिया, इमोशनल ईडी। आज न्यूज़पेपर ओपन कीजिएगा तो ईडी का बहुत बड़ा नाम आता है, भाई बंगाल ने ममता जी को परेशान करने की ईडी लगा दिया, ये कर दिया, या सरकार ईडी है। वो दैट इज इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। बट यहाँ पे ईडी जो है दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ईडी उसे भी, वो भी खतरनाक ही ईडी है और ये भी खतरनाक ईडी है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेफिस गिरिया की। स्टेफिस गिरिया दबे हुए क्रोध, अपमान या शोक यानी ग्रीफ के कारण आई कमजोरी, और बहुत शर्मीला और या बहुत भावुक है, तो वहां पे स्टेफिस का बहुत अच्छा रोल होता है। और एक्सेसिव, जिस बंदों में एक्सेसिव मस्टरबेशन, ठीक है ना, हस्तमैथुन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी स्टेफिस का बहुत ही अच्छा रोल है। आप वहाँ पे बहुत से लक्षण है जहाँ की आंखें दबी हुई, पीला, चेहरे पीलापन, इस तरह का, और एक खास तरह का गिल्ट फील किया हुआ बंदा यहाँ पर अगर दिखता है तो यहाँ पे हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रेपर्टरी ध्यान से हम देखें तो जेनिटल मेल में इरेक्शन वांटिंग, जेनेटिलिया मेल सेक्सुअल डिजायर डिमिनिश, माइंड फियर ऑफ फेलियर। बॉडी लेबोरेटरीज के अंदर में भी आप सेक्सुअल इंसोम्निया, जिसमें कि लाइकोपोडियम और सेरेनियम का काफी इंपॉर्टेंसी फ्रॉम मास्टरबेशन, जैसे हमने भी पिछले स्लाइड में ही बताया था आपको, स्टेफिस का, और इम्पोर्टेंसी फ्रॉम ग्रीफ, तो फॉस्फोरिक एसिड एंड एग्नस कस्ट का काफी अच्छा यहाँ पर
रोल है। ये एक रेमेडी सिलेक्शन गाइड, वैसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं, फिर भी एक बताना चाहेंगे कि लाइकोपोडियम जो उसके मुख्य मोडालिटी काउजेज होते हैं, दैट इज द परफॉर्मेंस एंजाइटी। उसका रीजन है मानसिक डर, गैस, इस तरह का। दूसरी मेडिसिन आपकी आती है एग्नस कस्ट, जहाँ की डिजायर आपकी एब्सेंट होती है। ठीक है, डिजायर आपकी एब्सेंट होती है, इरेक्शन पावर बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, कोल्ड होता है, और ये पुरानी गलतियों और इन चीजों की वजह से गुजरता है। फिर से हम लोग यहाँ बात करेंगे कैलेडियम की। कैलेडियम आपका इच्छा है, डिजायर है, पर तनाव नहीं। इच्छा है बट तनाव नहीं। ये बहुत सा बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इच्छा और तनाव। तो इसके अलावा टोबैको का सेवन, टोबैको का यूज इसका मेन काउज है। ज्यादा तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं तो आपका ये चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा सेलेनियम जो लास्ट है, डिजायर वेरिएबल, इच्छा है पर तनाव उतना नहीं है, वीक है। इरेक्शन पावर बहुत वीक भी होता है और स्लो भी होता है। अ, और इसके परफॉर्मेंस के बाद में थकान बहुत ज्यादा होती है, और पुरानी बीमारी और कुछ मिनरल्स की कमी यहाँ पे बहुत रोल प्ले करती है इन चीजों के। एक केस स्टडी पे हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। इट्स अ क्लिनिकल केस। इसमें पेशेंट की डिटेल आप यहाँ देख रहे हैं। एज इज 45, मैरिड ऑक्यूपेशन, हाज टू जॉब। रोगी हमारा 45 साल का बंदा है, पुरुष है, विवाहित है। उसकी जो ऑक्यूपेशन है, बहुत ही हायर स्ट्रेस, उच्च तनाव वाला कार्य, ऑफिस जॉब। समस्या क्या है कि फॉर द 8 महीने से 10 महीने से अराउंड इरेक्शन होता है, बट उसको बनाए रखने में कठिनाई होती है। और उसका इतिहास है कि पिछले 5 सालों से वो हाइपरटेंशन से जूझ रखा है, और हाइपरटेंसिव के लिए एलोपैथिक मेडिसिन वो यूज कर रखा है। अब इस केस को हम लोग ध्यान देते हैं तो इसकी मानसिक स्थिति, परफॉर्मेंस एंजाइटी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आत्मविश्वास में भारी कमी, और काम के तनाव से चिड़चिड़ा, और इंटीमेसी में भी काफी कमी। शारीरिक स्थिति में हम लोग बात करें तो गतिहीन जीवन शैली है, इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, माइल्ड ओबेसिटी भी है, मीठा खाने की तीव्र इच्छा होती है, और पेट में भारीपन रहता है, गैस्ट्रिक ब्लोटिंग, और शाम के टाइम में इनको पेट में भारीपन बहुत ज्यादा रहता है। सेक्सुअल स्पेयर जो इनका है, वो इरेक्शन अचीव तो कर लेते हैं बहुत, लेकिन देर तक उसको, जैसे पेनिट्रेशन के टाइम में, वो फेल हो जाते हैं। पर समझ आते हैं। इसकी रेमेडी जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई है, दैट इज लाइकोपोडियम, हमने इस पेशेंट में यूज किया था। और परफॉर्मेंस एंजाइटी चॉइस बाई, और इनके जो डाइजेस्टिव फॉल्टुलेंस है और एरेक्टाइल फेलियर है, उस चीज को ध्यान में रख करके यहाँ पे लाइकोपोडियम 200 का चयन किया था।
इसका आउटकम हम लोगों ने 6 हफ्ते में देखा। सक्सेसफुल मेंटेन द इशू, काफी अच्छे तरीके से काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे 6 हफ्ते के अंदर में ही इरेक्शंस काफी मेंटेन हो गया, बीपी भी इनका स्टेबलाइज था, और एंजाइटी में भी कमी थी इनकी, और इनका डाइजेशन काफी इम्प्रूव किया। इसके साथ इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पेशेंट्स को कुछ सर्टेन चीजें बताई, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में, भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनके साथ में एक लाइफस्टाइल चैलेंज दिया, भाई आपको फ्रूट्स खाना है, हेल्दी फ्रूट्स, ठीक, जो भी वेजिटेबल्स हैं आपके, ठीक है ना, वो वेजिटेबल्स खाने हैं। इमोशनल बैलेंस, आप अगर काम में बहुत चिड़चिड़ापन पड़े तो काम में कुछ अपना रिलैक्सेशन कीजिए, क्योंकि हर चीज जो है ना यहाँ माइंड रिलेटेड, जैसा सोच रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करना होता है। इनको हम लोगों को एक्सरसाइज करने होता है, वेट रिड्यूस करने होता, क्योंकि उनका ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी थी। वेट रिड्यूस कराया, एक्सरसाइज डेली कराया, पानी बहुत पी रहे हो, खाना कम कर सकते हो और पानी अच्छा। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम्स, ईडी की प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहला आप नोटिस करेंगे कि इनकी नींद कम, स्ट्रेस वैसे भी नींद को कम कर देता है आपको। तो नींद जब आपकी कम होगी, नींद में प्रॉब्लम्स होगा, तो उसको एडिक्वेट स्लीप, ये चीजें हम लोगों ने उन पेशेंट्स को कहा कि भाई आपको इतना चीज करना पड़ेगा दवाओं के बाद भी, क्योंकि सिर्फ दवाइयां यहाँ काम नहीं कर रही है ना, यहाँ तो बाकी चीज भी काम कर रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी स्लीपिंग, ये सारा कुछ। तो 6 हफ्ते के बाद में काफी हद तक हम लोगों ने यहाँ इस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देखा, और अराउंड 70% जो प्रॉब्लम्स था इनका, काफी हद तक वो कम हुआ। 6 हफ्ते के बाद में इरेक्शन उत्तम में कुछ 70% से ऊपर का सुधार था। मानसिक तनाव और चिंता में भी गिरावट थी, और पाचन क्रिया, डाइजेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, और वो खुद जो ओबेसिटी में भी कमी आई। इसके अलावा अपने आप में काफी स्फूर्त महसूस किया, डेफिनेट। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन में बताया था कि इनको हम लोगों ने बैलेंस डाइट के लिए प्रमोट किया, फिजिकल एक्टिविटीज करना, करीब करीब हम लोगों ने 150 मिनट पर वीक। डाइट में हम लोगों ने जिंक और विटामिन ई कंटेंट आइटम्स को और ऐड करवाया। स्मोकिंग वगैरह उसको बंद कराया, बिल्कुल बंद कर दो। और जो भी उनका अपना जो साइकोलॉजिकल रीजन था, उस पे हम लोगों ने फोकस किया, और उसको हम लोगों ने उसको दूर करने के लिए उनको बताया कि भाई आपके लिए ये चीज अच्छा है। क्योंकि 7 घंटा से कम, 7 घंटे से कम आपको सोना नहीं। 7 घंटे अच्छी, जितना स्लीप होगा उतना बढ़िया आपकी इम्यून सिस्टम होगी, उतना अच्छा माइंड होगा, उतना बेहतर। क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप, ये बहुत जरूरी है। इवन हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या खाएं डाइट के अंदर, तो अखरोट, बादाम, अनार, तरबूज, ग्रीन वेजिटेबल्स, इवन डार्क चॉकलेट, बट थोड़ा कम, है ना, आप उसको ले सकते। और सबसे जो चीज छोड़ना है, नहीं खाना अत्यधिक चीनी। जिन आइटम के अंदर में शुगर ज्यादा है, चाहे वो बिस्किट से क्यों ना,
मत खाइए। मैदा, दूरी, प्रोसेस्ड फूड एकदम नहीं खाना। अत्यधिक नमक और फैट कंटेन आइटम, वसायुक्त भोजन नहीं खाना, एकदम से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके का जो है, खासकर फिजिकल में 150 मिनट जो हम लोग हर 150 मिनट जो हर वीक में अपना एक्टिविटीज करना, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सरसाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फिटनेस को। ठीक है, जब आप स्वस्थ होंगे, आपकी बॉडी स्वस्थ होगी, तभी तो हमारा बाकी सिस्टम ठीक रहेगा। माइंड एंड बॉडी, ये दोनों चीज को एक साथ को यहाँ पर सुरक्षित रखना, माइंड को भी और बॉडी। ठीक है। स्लीपिंग, स्लीपिंग इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ दीजिए ना, किसी नॉर्मल पर्सन को जो कि इसको ईडी नहीं है, वैसे पेशेंट, वैसे ही पर्सन जिनको ईडी नहीं है उनको इन आप उनकी नींद आप देखिए, अगर वो 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आए, चाहे किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स है। और जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज करती है, तो हमारा डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि जिंक, विटामिन ई वगैरह सब मिला मिला के। स्मोकर है, स्मोक छोड़ दीजिए, जीना, क्योंकि स्मोकिंग का तो अपना एक प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम लोग आए समरी और कंक्लूजन के ऊपर में, तो ईडी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। इट्स रिक्वायर्ड डीप क्लिनिकल इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन। और होम्योपैथी जो ऑफर करता है वो कंस्टिट्यूशनल सिचुएशन नहीं, ठीक है, ऐसा चीज नहीं है। जो कंस्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है उसको पहले कर। और मियाज्मेटिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। और IFPH remains committed to empowering the physician, empowering physician through the education। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये हम लोगों को काफी हद तक अलग अलग, इसकी समरी जो है, ये अगर हम लोग ईडी को कंक्लूड करें, तो ये सिर्फ, ये एक शारीरिक समस्या नहीं, यहाँ आपके बॉडी का भी शारीरिक मानसिक समस्या भी। तो इन दोनों चीजों पे ध्यान दे करके हम लोग काफी बेहतर तरीके से इसको, और होम्योपैथी काफी हेल्पफुल होता है इन जस्ट अ मिनट। हम एक यहाँ पर इस स्लाइड पे जाना चाहते हैं। अ, इस केस एनालिसिस को फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे देखिए। ये जो हमारे पेशेंट है, जो 45 ईयर्स ओल्ड, जो 45 ईयर्स ओल्ड है और जो हाई स्ट्रेस, तो ये एक सिंपल केसेस था। इसके अलावा सबसे जो बड़ी सी प्रॉब्लम आज के दिन में जा रही है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम लोग इस चीज पे बात नहीं कर पाते। अगर आप अपने पेशेंट से बात करेंगे, आपके यहाँ पे आने वाला 40 साल से ऊपर वाला जो पेशेंट है ना, आप उनमें, आपसे बात करके देखिए, आपको उसमें के पेशेंट मिल जाएंगे। मैंने मैं तो आई का प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है ना। मैंने आई प्रैक्टिस करते हुए जो मेरे उससे पेशेंट थे, जिनमें कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, समथिंग रॉन्ग, जब मैंने उनको डिस्कस किया, बोले कि सर हमको भी दवा दे दीजिए ना इसका। और उनको मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि सर मैंने ऐसे ऐसे केसेस देख रहे हैं, ऐसा केसेस है, बहुत सा प्रॉब्लम सभी पेशेंट्स को आ रखा है। तीसरे पेशेंट का रेफरेंस दे करके वो कहते हैं, सर ऐसा दवा हमको ही मिल सकता है क्या, हम भी ले ले क्या। अरे भाई, हमने क्या, आपको कोई तकलीफ थोड़ी है। नहीं सर, ऐसा थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमको भी लगता है। या मेरे दोस्त के नाम पे, अपने दोस्त के नाम पे आपको बोले कि साहब आपको ये प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स है, आप आराम से इस तरह के केसेस को डील कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस है, एक दो केसेस नहीं है, ये तो सिर्फ एक सिंगल केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं।
लेकिन हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल केसेस। अभी एक रेफरेंसेस आपको हम देंगे। एक बंदा था, कुछ 48 साल का, ठीक है ना। वो अपनी आंखें टेस्ट करवाने मेरे पास में आया। चेहरा उदास, ये सब कुछ, बिल्कुल चेहरा उदास। ठीक है, आई टेस्ट कर रहे थे, पावर चेंज किया। मैंने कहा पावर तुम्हारा ये है। मैंने, हुआ क्या तुम्हारे को भाई, तुम्हारा चेहरा था क्योंकि मैंने उसको पहले भी देखा हुआ था, आज से 2 साल पहले भी उसकी आई टेस्ट करी थी मैंने। तो यूजुअल वो जो पेशेंट था वो मेरे एक पुराने मित्र है, उसका छोटा भाई था, बिजनेसमैन का, गारमेंट्स का बिजनेस है उन लोगों का अपना, इसका। तो मैंने पूछा क्या भाई तुम लोग दोनों भाई में अलग अलग हो गए हो क्या? भैया हम लोग का बिजनेस तो अलग काफी समय से है, अभी घर छोड़ा है, घर अलग लिया है, क्योंकि एक घर में अपने हो नहीं पा रखा था, तो हमने अलग लिया। हमने कहा इतना तो प्रॉब्लम तो तुम्हारे चेहरे पर, तो चेहरा तो कुछ और बता रखा है तुम्हारा। तो कहता है भैया हमको तो बहुत प्रॉब्लम है भैया, हम पिछले 1 साल से हम परेशान हैं। मैंने, क्या प्रॉब्लम है तेरा? तो मैंने उसको बोला खुल के बता, खुल के बताओ तो मैं कुछ तुम्हारे को सोल्यूशन दूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा कि क्या कर सकते हो तुम उसके अंदर। तो उस बंदे ने कहा भैया मेरे को इरेक्शन नहीं हो पा रहा। मैंने कहा ये कब से? तो बोला 1 साल से है सर। मैंने कहीं दिखाया, भी कहीं इलाज कराया? बोले किसको बोले? एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास वो गए थे, तो सीनियर मोस्ट फिजिशियन है, नाम नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि भाई तो नपुंसक हो गया, तुमसे कुछ होगा नहीं जीवन में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर ने कहा है कोई बात, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओ। क्या बात कर रहे भैया, हमको यहाँ गए वहां गए, पिछले कई महीनों से अलग अलग तरह की दवाई खाई, ये खाई। मैंने कहा सारी दवाइयां बंद कर दो, तुम ठीक हो जाओ, ठीक है। उस बंदे को मैंने ट्रीट किया, इनमें से कुछ मेडिसिन के साथ में। और उसके बाद में जब मैंने उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक बार बुलवाया फॉलोअप के लिए, तो उसके चेहरे पे एक अलग तरह का चमक था। मैंने पूछा कि भाई तुम जो दवाइयाँ दे रहे थे उसको टाइम पे ले रहे हो? तुमको डाइट बोला था ये चेंज करने को, ये फ्रूट्स बोला था खाने को, कुछ शुरू किया? बोला हाँ भैया बहुत अच्छा है, हमको अब तो कहिए कि मेरा 70% प्रॉब्लम्स कम हो। अब बोले हमको भरोसा नहीं है भाई, तुम ऐसा जो मत बोलो, क्या करते हो कैसे करते हो? भैया बहुत है। तो अब उस जब उनसे बात मैंने किया तो मुझे भी संतोष हुआ कि चलो ये तो इम्प्रूव कर रखा है इन केसेस को तो। और जितना इम्प्रूवमेंट उस पेशेंट में आया, और उसके बाद वो कम से कम 10 पेशेंट को लेके आए अपने आसपास का, वो आदमी। तो साइकोलॉजिकल रीजन उसके साथ, रीजन ये भी था कि उसके साथ उसका बेटा सोता था, 9 साल का। अभी इसकी इच्छा हो तो इसकी वाइफ की इच्छा ना हो, वाइफ की इच्छा हो तो ये कुछ नहीं कर पाए। तो बहुत सा रीजन था, सारे रीजंस को सुन के समझ के रेपोर्टाइज करने के बाद में कुछ मेडिसिन हम लोगों ने वहां पे यूज करा, और उससे काफी हद तक काफी इम्प्रूव करके आज उसकी दवा करते हुए 6 महीने हो गए। अब दवाइयां उसकी मैंने बंद कर दी, उसको मैंने साथ में नींद के लिए मेडिसिन दिया जो उसकी स्लीपिंग इंप्रूव करे। तो वो बोलता है उसका भी था कि मॉर्निंग में इरेक्शंस है और जिस समय जरूरत हो वहां पे है नहीं। तो मैंने कहा भाई तू दिमाग में तनाव डाल के रखेगा, तो तनाव तो फिर तो नीचे कहाँ आएगा, ऊपर ही रहेगा। ऊपर का तनाव नीचे कर तो नीचे तनाव आएगा। खुश रहता है, मैंने थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने साथ में स्पेंड करो। वाइफ की जो प्रॉब्लम है वाइफ से पहले बात करो। जहाँ ये नहीं है कि भाई जाओ और जाके अपना काम शुरू करो, तो नहीं होता। फोर प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से प्रोसेसेस उसको बताइए हम लोगों ने, और वो काफी हद तक इम्प्रूव करती है। और वैसे एक नहीं, हमने कम से कम नहीं तो अभी पिछले सीजन में दसियों की बहुत सारा प्रॉब्लम है। आधी जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, एक डॉक्टर ने उसके माथे में डाल दिया भाई तू नपुंसक हो चुका है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे केसेस आके ठीक हो रहे, क्योंकि उसको एश्योरेंस दिया मैंने। इम्पोर्ट सिर्फ ये नहीं है फिजिकल एवोल्यूशन प्लस में ब्लड टेस्ट भी कराए, वो सारा टेस्ट करा के मैंने तो ठीक है कुछ नहीं है तेरे को, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस ये दवाइयाँ यूज करो। अब मैंने उसको बोला कि अब भाई तुम जो दवा यूज कर रहे हो उसको भी बीच में बंद भी करना,
और बंद करने के बाद भी देखना कि तुम्हारा कितना इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता। और उसने बीच बीच में दवाइयां छोड़ छोड़ के भी बोला कि नहीं, अब मेरा एक्शन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा देख, सारा चीजें ना माइंड के खेल है। दवाइयां हेल्प करी है, तुमने डाइट चेंज किया, तुमने लाइफस्टाइल चेंज किया, बच्चे को दूर करा, टाइम स्पेंड किया, ये सारी चीजें रोल प्ले कर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज न बन सकता है तो वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आए तो फिर खत्म होगा। उसके पीछे में माइंड और ये सारा बहुत सारी चीजें यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना है, डाइट, एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो कि आपने हमारे सेशन को बहुत ध्यान से सुना, समझा। और अगर आप पे कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे से। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास का आज के सेशन के लिए। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो साइकोसोमैटिक कनेक्शन होता है इरेक्टाइल जी डिस्फंक्शन का। हाँ, वो बहुत जरूरी है साइकोसोमैटिक कनेक्शन। जो एलोपैथिक नहीं समझते हैं, होम्योपैथी समझ सकता है उस चीज को। हाँ, है ना। तो वो चीज को इंक्लूड करना हमें बहुत जरूरी है, मेंटल्स लेना बहुत जरूरी है। उसके अलावा नहीं तो हमारी जो मेडिसिन है वो शॉर्ट एक्टिंग होगी, जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जी जी ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो एक क्लासिक केस बताया उन्होंने, एक साइकोसोमैटिक केस था, वो जी किस तरह से मेंटल स्ट्रेस है उसको इरेक्टाइल से। और मोस्टली जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ब्रेन से ही कनेक्टेड है ठीक सारा है, हमारा। मेंटल, ये मेंटल बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल ही होता तो है। ब्रेन से ये उसका कनेक्टेड है, मतलब सारे और रीजन नहीं। हॉर्मोन्स हमारे जो रिलीज हो रहे हैं वो भी ब्रेन से, पिट्यूटरी एक्सिस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जी, तो उसी की वजह से दिक्कत आती है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नेहा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ बहुत जी, धन्यवाद। आपकी सर, आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी बहुत ही क्लासी और बहुत अच्छे से आपने बनाई हुई थी। दैट थैंक वाज यू, आल्सो वेरी नाइस। थैंक यू हाँ लॉट, जी। बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन के लिए मैं डॉक्टर विकास का धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ आगे भी इस तरह के सेशन आएंगे। और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन यहाँ समाप्त होता है। क्वेश्चंस के लिए हमारा में टाइम नहीं, कोई क्वेश्चंस अगर हो डॉक्टर विकास से, आप सर अपना नंबर चैट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जी तो जरूर। उनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी। और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को।